हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान विषय पर, जिसमें जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति, और इस बुक का चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, यानी कि कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर इश्यूज। तो ये चैप्टर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ना केवल हम लैंगिक मसलों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो लैंगिक असमानताएं होती है, ना केवल वो पढ़ेंगे कि महिला और पुरुषों में जो असमानता होती है, लैंगिक असमानता होती है, चाहे वो श्रम के आधार पर हो या आर्थिक सामाजिक आधार पर हो, हम ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम धर्म और जातिगत मसले जो हैं वो भी पढ़ेंगे कि धर्म और जातिगत मसले जो हैं ये राजनीति में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा बच्चे, और आगे अपने दूसरे साथियों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले, यानी कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर इश्यूज। तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर हम इसके परिचय की बात करें, तो देखिए समझते हैं इसके परिचय को। सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकारी होती है। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, चाहे हम अगर सामाजिक स्तर की बात करें तो सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारी विविधताएं हैं। धर्म, जातियां, संस्कृति, खान पान, भाषाएं सब अलग अलग हैं। तो ये कोई लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। कई बार ये जो ये असमानताएं हैं, ये विविधता है, ये लोकतंत्र के लिए लाभकारी भी सिद्ध होती है। ठीक, इस अध्याय में हम भारत के लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में सामाजिक विभाजन और भेदभाव के तीन प्रमुख सामाजिक असमानताओं, यानी कि लिंग, धर्म और जाति का अध्ययन करेंगे। ठीक, हम यह समझेंगे कि सामाजिक असमानताएं क्या है एवं राजनीति में किस प्रकार अभिव्यक्त होती है। इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग राजनीतिक अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये सब जानेंगे कि जो असमानताएं हैं, क्या ये राजनीति में किस प्रकार प्रभावित होती हैं, और क्या ये जो असमानताएं हैं तो राजनीति के अगर दृष्टिकोण से देखें तो क्या ये लोकतंत्र के लिए लाभदायक है, नुकसानदायक है, ये सब हम आज इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश में ये सब दिया हुआ है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आगे है लैंगिक मसले और राजनीति, यानी जेंडर इश्यूज एंड पॉलिटिक्स। देखिए, लैंगिक असमानता का अर्थ समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच अवसरों, अधिकारों और जिम्मेदारियों में असमानता से है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लैंगिक असमानता, मतलब पुरुष और महिला के बीच में एक असमानता होती है लिंग के आधार पर, जिसे लैंगिक असमानता बोला जाता है। तो ये लैंगिक असमानता का जो अर्थ होता है, इसमें समाज में महिला और पुरुषों के बीच अवसरों, अधिकारों और जिम्मेदारियों की असमानता से है। ठीक है, महिला और पुरुषों के बीच चाहे वो अवसर की असमानता हो, चाहे वो अधिकारों की हो, जिम्मेदारियों की हो, ये असमानता ही क्या कहलाती है, लैंगिक असमानता। समाज में अक्सर यह मान लिया जाता है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी घर और बच्चों की देखभाल करना होती है, कि जो हमारा समाज है ये जो है पुरुष प्रधान समाज है। तो पुरुष प्रधान समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो महिलाएं हैं उनका जो जिम्मेदारी है वो क्या है, जिम्मेदारी वो घर और बच्चों की देखभाल करना है। पुरुषों का मुख्य कार्य जो है घर के बाहर जाकर काम करना और आय अर्जित करना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सोच है हमारे समाज की कि महिलाओं का काम केवल घर तक ही है, कि वो घर में रहेंगी, बच्चों की देखभाल करेंगे, घर की देखभाल करेंगे, और पुरुष जो है वो समाज में जिसका मुख्य कार्य होता है वो बाहर जाकर काम करेगा और अपने परिवार के लिए जो है वो इनकम अर्जित करेगा। यह सोच परिवार में श्रम के लैंगिक विभाजन को जन्म देती है। ठीक है, तो ये जो सोच होती है, रूढ़िवादी जो सोच होती है, कहीं ना कहीं ये लैंगिक विभाजन यानी जेंडर डिविजन ऑफ लेबर को जन्म देती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं निजी और सार्वजनिक का विभाजन, है ना, तो डिवीजन बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेयर्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको फोटो नजर आ रही है, आदर्श स्त्री कुछ बनेंगी, ये देखिए इस तरीके से टीवी सीरियल के और फैशन उद्योगों के लिए। तो समाज में इस तरीके से हमारी सोच होती है ना, कि एक आदर्श महिला जो है वो देखिए घर का जो है सारा काम करती है। यहाँ पर इस तरीके से आप देखिए ये पिक्चर में क्या दिखाया कि सारा काम कर रही है घर का, है ना, तो घर की देखभाल कर रही है। ठीक है, और आगे अगर हम देखें तो ये देखिए आदर्श दुल्हन जो है
ये एक फोटो दिखा रखी है कि ये आदर्श दुल्हन है, ठीक है, गाड़ी है, टीवी है, फ्रिज है। तो इस तरीके से दुल्हन जो अपने साथ शादी में लेके आई आदर्श दुल्हन है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चुनिए इनमें से आप कौन है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इसमें देखिए, लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के दौरान ये धारणा मन में बैठ जाती है, ये धारणा मन में बैठा दी जाती है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी घर चलाना और बच्चों का पालन पोषण करना होती है। बिल्कुल सही बात है। जब हम लड़के और लड़कियों का पालन पोषण करते हैं तो समाज के अंदर ये मन में बात बैठा दी जाती है कि महिला जो लड़कियां हैं उनका काम घर की जिम्मेदारी चलाना, घर की जिम्मेदारी को देखना और बच्चों का पालन पोषण करना है। घर के अंदर किए जाने वाले काम जैसे खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल, अधिकतर काम जो है महिलाओं के माने जाते हैं, ठीक है। दूसरी ओर पुरुषों द्वारा किए जाने वाले बाहरी कामों को अधिक महत्व दिया जाता है कि पुरुष जो है वो बाहर जाके काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा उस काम को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाएं घर के बाहर भी बहुत सी आर्थिक क्रियाएं करती है। बिल्कुल सही बात है। महिलाएं जो है आज के इस आधुनिक समय में अगर हम बात करें तो महिलाएं न केवल घर का काम करती हैं बल्कि बाहर जाकर भी अपने परिवार के लिए जो है वो आर्थिक कार्य करती हैं ताकि परिवार को वो इनकम की सपोर्ट भी दे सके, ठीक। चलिए आगे, श्रम का लैंगिक विभाजन है ना, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, इसकी बात की गई है। श्रम का लैंगिक विभाजन यह व्यवस्था जिसमें काम को पुरुष और महिलाओं के बीच लिंग के आधार पर बांट दिया जाता है ना। तो श्रम का लैंगिक विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो काम होता है इसमें पुरुष और महिलाओं के बीच में लिंग के आधार पर उसको बांट दिया जाता है। महिलाएं घर के अंदर बहुत सा काम करती हैं लेकिन उनके काम को अक्सर आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं माना जाता है, ठीक है। बहुत सारा काम महिलाएं जो है घर पे करती है। सुबह उठ के अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, घर की सफाई करती हैं, घर की देखभाल करती हैं, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका ध्यान रखती हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके काम को अक्सर आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं माना जाता, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती है वो पानी लाती हैं, ईंधन इकट्ठा करती है, खेतों में काम करती हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम महिलाएं करती है। जैसे गांव में खेतों में काम करने के अलावा पशुओं की देखभाल करती है। शहरी क्षेत्रों में भी अनेक ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू काम करती हैं, नौकरानी है, कार्यालय में कर्मचारी है, शिक्षिका है, डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं और इंजीनियर के रूप में भी काम करती है। तो गांव में बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम करती हैं, ठीक है, परिवार चलाने के लिए काम करती हैं। और शहरों में बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने घर के अलावा बाहर जाकर भी जो है इनकम अर्न करती हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं नारीवादी आंदोलनों की, ठीक है, तो नारीवादी यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है। तो देखिए फेमिनिस्ट मूवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, देखिए इसमें बताया गया कि महिलाओं ने लंबे समय तक समान अधिकार और अवसरों के लिए संघर्ष किया है ना। तो क्योंकि महिलाओं को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं समाज में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है, समान इनकम, समान काम, समान वेतन उनको नहीं मिल रहा। तो इसलिए महिलाओं ने काफी लंबे समय तक ये आंदोलन किया और यही आंदोलन जो उनके अधिकारों और जो उन्होंने अपने अवसर की समानता के लिए किया, यही आंदोलन कहलाया उनका नारीवादी आंदोलन यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट कहलाया, ठीक है। तो महिलाओं के संगठनों और आंदोलनों ने मांग की, किस चीज की मांग की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे शिक्षा की मांग की, रोजगार का अधिकार की मांग की, समानता के अधिकार की मांग की और न्याय के अधिकार की मांग की। तो ये महिलाओं ने के जो संगठन थे, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, उनकी ये मांग थी कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिले, उनको रोजगार का अधिकार मिले, उनको समान काम समान वेतन का अधिकार मिले, उनको न्याय का अधिकार मिले, ठीक है। चलिए इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है नारीवादी आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, समान अधिकार, समान अवसर, समान सम्मान की बात करते हैं, ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे महिलाओं की शिक्षा को समान अवसर मिले है ना। तो महिलाओं को भी जो शिक्षा के समान अवसर मिले, ठीक है। लड़कियों की शिक्षा पर समान ध्यान दिया जाए, गुणवत्तापूर्ण और भेदभाव रहित शिक्षा का अधिकार उनको मिले, स्कूल कॉलेज में लड़कियां जाए, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, ठीक है। तो पुराने समय में भी ऐसा होता था कि महिलाओं को जो है घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो बहुत से ऐसे जो है समाजवादी सुधार आंदोलन चले, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और डी के कर्वे थे, ठीक है, पंडित रमाबाई फूले थी। ऐसे बहुत से समाजवादी जो सुधार आंदोलन किए, इन सुधारवादी जो सामाजिक सुधार आंदोलन जो थे, ये जितने भी नाम बताए गए हैं, चाहे फूले का हो, चाहे वो पंडित रमाबाई का हो, डी के कर्वे का हो, ईश्वरचंद विद्यासागर का हो, ये जितने भी नाम थे, इन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए, उनमें उनके अंदर शिक्षा की जो है शिक्षा को बढ़ाने के लिए उन्होंने
समाज में बहुत काम किया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये आंदोलन भी जो है आज महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दूसरा अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को रोजगार के भी समान अवसर मिले, है ना, हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में समान काम के लिए समान वेतन मिले। ठीक है, तो महिला जो भी पुरुषों के बराबर जो काम कर रही है, समान काम है, तो वेतन भी समान होना चाहिए। सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल पर अधिकार हो, महिलाओं को ये अधिकार मिले कि वो जो भी काम कर रही हैं वो सुरक्षित रहें और कार्यस्थल पर उनको सम्मानजनक व्यवहार उनके साथ हो। ठीक है, तीसरा, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में समानता हो, घर के काम और जिम्मेदारी में समान भागीदारी हो, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और सम्मान हो। तो परिवार में जो है महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए और जिम्मेदारी जो है काम की और अन्य जिम्मेदारी है वो भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चौथा, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार, अगर हम बात करें फोर्थ की, तो महिलाओं को जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, मतदान का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी हो। तो जितने भी अधिकार हैं ये राजनीतिक अधिकार है जो महिलाओं को मिलने चाहिए। ठीक है, और महिलाओं के साथ भेदभाव समाप्त किया जाए, दहेज, हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव का अंत हो, समान कानून और सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, किसी तरह से भी कोई पार्शलिटी या कोई भेदभाव बायस ना हो महिलाओं के साथ समाज में। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें हैं ये कहीं ना कहीं इन जो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट है, फेमिनिस्ट आंदोलन है, इससे जुड़ी हुई है। इन आंदोलनों को ही बोला गया है नारीवादी आंदोलन, जिसमें सारी बातें सामने आती हैं कि महिलाओं के साथ व्यवहार जो है समानता को हो, उनको राजनीतिक अधिकार दिए जाए, उनको समान काम समान वेतन हो, उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। तो ये जितनी भी बातें आंदोलन में उठाई गई वही आंदोलन कहलाया नारीवादी आंदोलन यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, चलिए आगे इसके उद्देश्य देखते हैं। देखिए नारीवादी आंदोलन के उद्देश्य क्या है, जैसे समानता हो, समानता है, सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं, न्याय है, ठीक है, और इसके बाद समावेशी समाज है। तो ये सारी इस आंदोलन के उद्देश्य की समानता होनी चाहिए, है ना, सभी के लिए समान अधिकार और समान अवसर होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सशक्तिकरण यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। ठीक है, न्याय, भेदभाव और असमानता का अंत करना है। समावेशी समाज यानी समाज ऐसा समाज बनाना है जब महिलाओं को समान और बराबरी जो है मिले। ठीक है, तो ये सब एक फेमिनिस्ट मूवमेंट में होता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी इंग्लिश में यहाँ पर दी हुई हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए अब आगे अगर हम बात करते हैं महिलाओं की राजनीतिक में भागीदारी, है ना, द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, है ना, महिलाओं की भागीदारी क्या है। पहले महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के बहुत कम अवसर मिलते थे, है ना, तो महिलाएं जो पहले भाग नहीं लेती थी। आप बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में जो महिलाएं थी, उस संविधान को बनाने वाली जो महिलाएं थी वो 15 महिलाएं थी जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा में जो महिलाएं थी जिन्होंने संविधान को बनाया था उनमें 15 जो है वो महिलाएं थी। ठीक है, अगर हम बात करें 299 लगभग इतने सदस्य थे संविधान बनाने वाले संविधान सभा के, जिसमें से 15 उसमें से क्या थी, महिलाएं थी। ठीक है, और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और जब संविधान पर साइन किए गए थे तो 8 महिलाओं ने संविधान के ऊपर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, जिससे ये बात पता लगती है हमें कि महिलाएं जो थी वो काफी उनको जो है राजनीति में उनको जो है आगे किया जा रहा था कि महिलाओं की जो काबिलियत थी, जो उनकी जो बुद्धिमत्ता थी उसके हिसाब से उनको आगे किया जा रहा था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी पहले महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के बहुत कम अवसर मिलते थे। धीरे धीरे महिलाओं ने मत अधिकार के लिए आंदोलन किए, चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त किया, सार्वजनिक पदों पर भागीदारी बढ़ाई, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की मांग की, है ना। तो ये जितनी भी चीजें थी धीरे धीरे महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई लड़ी और इन सभी चीजों में उनको जो है सफलता मिली। आजकल महिलाएं क्या हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजमेंट में महिलाएं हैं, प्रबंधक हैं। ठीक है, कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षिका हैं, अध्यापक हैं, महिलाएं हैं। ठीक है, राजनीतिक नेता हैं। तो ऐसे अनेक क्षेत्रों में महिलाएं जो है वो वर्तमान में कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं जो है धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रही है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट की ओर महिलाएं जो है धीरे धीरे अग्रसर है। ठीक, चलिए अब आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर यहाँ बताया गया है कि महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समस्या, है ना, प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन। ठीक, तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या है, महिलाओं की संख्या आबादी में लगभग आधी है।
ठीक है। लेकिन राजनीतिक संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व लंबे समय से बहुत कम रहा है। भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधि बहुत कम रहा है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभा में बहुत ही कम रहा है। इसमें बताया गया है, अभी हाल ही फिलहाल में जो कानून बना है जिसमें बोला गया है कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में जो महिलाओं को चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, जो सीट्स है, वो 33% रिजर्व की गई है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ। ठीक है, कि महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए दिया जाएगा। अभी ये बात लागू नहीं हुई है। ठीक है, तो इसीलिए कहा सकता है कि भाई कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का जो है प्रतिनिधित्व बहुत कम है ना, आरक्षण इनको बहुत कम मिला है। तो राजनीतिक दलों में भी महिलाओं को पर्याप्त स्थान नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनमें भी महिलाओं को पर्याप्त स्थान नहीं मिलता। ठीक है, उच्च राजनीतिक पदों पर पुरुषों का ही प्रभुत्व रहता है। इस समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय सरकारों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि महिलाएं अपने हक की बात, महिलाएं अपने आप को आगे बढ़ा सके, अपनी बात रख सके। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट में, सरकारी जो स्थानीय सरकार है, चाहे वो पंचायत हो या नगर निगम हो, वहां पे महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ताकि महिलाएं वहां पर चुनाव लड़ सके और अपने मुद्दों को जो है वो सामने रख सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि महिलाओं को आरक्षण, अगर आपसे पूछे कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण या फिर 33% आरक्षण जो है वो कहाँ मिला है, तो ये है स्थानीय सरकारों में, यानी लोकल गवर्नमेंट में, चाहे वो पंचायत हो या नगर निगम हो। ठीक, चलिए आगे देखिए, बात करते हैं स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण, है ना, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकल बॉडीज। तो पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। चाहे हम 1/3 सीटें बोले या हम बोले 33%, ठीक है, बात एक ही है। जिसके परिणाम स्वरूप लाखों महिलाएं जो हैं अब ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, नगर पालिका ये जैसी संस्थाओं में निर्वाचित हुई हैं, है ना। तो महिलाएं अब इन संस्थाओं में निर्वाचित होती हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाती हैं। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं धर्म और राजनीति की। तो देखिए, धर्म और राजनीति ये बहुत ही गंभीर विषय है। धार्मिक विविधता भी सामाजिक विविधता का एक महत्वपूर्ण अंग जो है रूप होती है ना। तो अगर हम बात करते हैं, हमारे देश में भी अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो जो धार्मिक विविधता होती है ये समाज की विविधता का ही एक महत्वपूर्ण रूप होती है। ठीक, भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। धर्म और राजनीति का संबंध आपस में अपने आप में गलत नहीं है। महात्मा गांधी का मानना था कि राजनीति को नैतिक मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। यदि कोई राजनीतिक नेता धार्मिक आधार पर भेदभाव करे, किसी समुदाय के साथ अन्याय करे या हिंसा को बढ़ावा दे, तो ऐसी राजनीतिक लोकतंत्र के लिए जो है वो हानिकारक है। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई राजनेता जो है धर्म के आधार पर भेदभाव करता है या किसी समुदाय के साथ अन्याय करता है या धर्म के आधार पर हिंसा को बढ़ावा देता है, तो ये जो भी राजनीति होती है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसीलिए धर्म के आधार पर राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अगर हम सांप्रदायिकता की। तो सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म। देखिए, कम्युनलिज्म जो है, सांप्रदायिकता तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र या राजनीति के आधार पर मान लिया जाता है ना। तो ये जो सांप्रदायिकतावाद है ये तब शुरू होता है जब धर्म को राष्ट्र और राजनीति के आधार पर मान लिया जाता है। सांप्रदायिकता सोच यह मानती है कि एक धर्म के लोग एक अलग सामाजिक और राजनीतिक समुदाय है, उनके हित दूसरे धर्म के लोगों से अलग है, एक धर्म के हितों को राजनीतिक रूप से प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो ये जो सांप्रदायिकता है ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि इस ये सांप्रदायिकता होती है ये कहीं ना कहीं एक धर्म के लोग जो है इसमें अपने आप को सर्वोपरि समझने लग जाते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को वो जो है छोटा समझते हैं। तो उनकी जो विचारधाराएं होती है, अपनी जो ये धार्मिक जो सांप्रदायिक जो विचारधारा होती है, दूसरे धर्म के लोगों को जो है वो हीन समझने लग जाती है। तो ऐसी चीजें जो होती है ये देश के लिए बड़ी खतरनाक होती हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं सांप्रदायिकता के प्रमुख रूप क्या हैं। तो जैसे अगर हम इसके रूप की बात करें तो पहला जो है दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म इन एवरीडे लाइफ। धार्मिक पूर्वग्रहों, रूढ़ियों और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, है ना। तो एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना जो है ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता ही कहलाता है।
ठीक है, तो ये सांप्रदायिकता जो है समाज के लिए बड़ी खतरनाक होती है। दूसरा आता है राजनीतिक प्रभुत्व की मांग, डिमांड फॉर द पॉलिटिकल डोमिनेंस, बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अपने राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास करना, कि जो मेजोरिटी यानी जो बहुसंख्यक समुदाय है वो अपने राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है, वो अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना चाहता है, अल्पसंख्यक समुदायों को जो है वो उनसे आगे बढ़ना चाह रहा है। ठीक है, अल्प समुदाय जो है उनको उनका जो है उनके साथ जो है उनको नीचे दिखाना चाहता है। तो इस तरीके से ये जो राजनीतिक प्रभुत्व की जो मांग होती है ये भी कहीं ना कहीं देश के लिए काफी खतरनाक होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक जो बहुसंख्यक समुदाय है वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक प्रभुत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक, धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ द रिलीजियस ग्राउंड, है ना, धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक नेताओं, भावना और भय के चुनाव का राजनीति में इस्तेमाल करना, है ना। देखिए जैसे धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी करना, इसका मतलब ये कि धार्मिक प्रतीकों का, जो धर्म से जुड़े हुए प्रतीक हैं, जो धार्मिक नेता हैं, जो धार्मिक भावनाएं हैं, इन सब का चुनाव में इस्तेमाल करना एक बहुत गंभीर बात होती है। ठीक है, इसीलिए चुनाव आयोग ये भी ध्यान रखता है कि चुनाव के समय किसी तरह की धार्मिक बातों का या धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत गंभीर विषय होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं सांप्रदायिक हिंसा की। कॉम्युनल वायलेंस यानी सांप्रदायिकता का सबसे गंभीर रूप दंगे, हिंसा और नरसंहार होता है। जब सांप्रदायिकता में लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं तो ये गंभीर परिणाम सामने आता है, जिसमें दंगे होते हैं, हिंसा होती है और नरसंहार होता है और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो प्रभावित होते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम धर्मनिरपेक्ष शासन की यानी सेकुलर गवर्नमेंट की। ठीक है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट्स, है ना। तो सेकुलर स्टेट्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर इसके पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट जैसे किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं देता, तो भारत जो है वो किसी भी धर्म को राजनीतिक या राजकीय धर्म का दर्जा नहीं देता है। ठीक है, भारत जो है वो सभी धर्मों को सम्मान मानता है, सभी धर्मों का आदर करता है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है और ना ही भारत का कोई राजकीय धर्म को किसी तरह का वो दर्जा देता है। ठीक, सेकंड, सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो भारत जो है सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और धर्म का प्रचार करने की आजादी देता है। ठीक है, तो जैसे धर्म की आजादी की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे संविधान का अनुच्छेद जो है 25 से 28, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 जो है ये कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को अस्वीकार करता है। ठीक है, तो भारत जो है किसी तरह का कोई भी अगर धार्मिक भेदभाव होता है तो वो एक जो है उसको अस्वीकार करते हैं। चौथा, धार्मिक आधार पर भेदभाव को असंवैधानिक माना जाता है। अगर कोई भी धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है तो संविधान के हिसाब से वो गलत है और वो असंवैधानिक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे धर्मनिरपेक्ष शासन में दी गई है। तो धर्मनिरपेक्ष शासन के अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो क्या उद्देश्य है कि सभी नागरिकों की समानता और गरिमा की रक्षा करना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हर एक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना धर्मनिरपेक्ष देश का पहला उद्देश्य है। ठीक है, आगे सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, किसी तरह से कोई भी लड़ाई झगड़ा ना होना और सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देना। राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करना। ठीक है, देश में एकता और अखंडता को मजबूत करना। स्वतंत्रता, न्याय और समानता, बंधुत्व को बढ़ावा देना। ठीक है, चाहे वो फ्रीडम हो, चाहे वो न्याय हो, समानता हो, चाहे वो भाईचारा हो, सबको बढ़ावा देना, ये भी धर्मनिरपेक्ष शासन का उद्देश्य है। और विविधता में एकता को बनाए रखना। ठीक है, ये भी हमारे धर्मनिरपेक्ष शासन का एक उद्देश्य है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि भाई धर्मनिरपेक्ष शासन के उद्देश्य क्या है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे कहता है जाति और राजनीति। ठीक है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो देखिए जाति व्यवस्था और भारतीय समाज में सामाजिक असमानता का एक प्रमुख आधार रही है। ठीक है, तो अगर हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो भारतीय समाज में सामाजिक असमानता का एक प्रमुख आधार है। ठीक है, तो जो हमारी जो ये समाज है ये सामाजिक, इसमें बहुत सारी सामाजिक असमानताएं पाई जाती है। ठीक है, तो समाज में जो सामाजिक असमानता है वो किस आधार पर है, जैसे पहला, लोगों को सामाजिक दर्जा निर्धारित किया जाता है ना, लोगों का सामाजिक दर्जा निर्धारित किया जाता है। कैसे निर्धारित किया जाता है, जाति के आधार पर ऊंच नीच तय की जाती है।
इससे सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिल रहा है। ये देखिए आप देख रहे हैं किस तरीके से जाति के आधार पर यहाँ पर असमानताएं होती है। ठीक है, तो ये चीज समाज में हमारे गलत है। दूसरा, पेशे निर्धारित किए जाते हैं। हर जाति का एक निश्चित पारंपरिक पेशा है। ठीक है, पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो ये सब भी व्यवस्था हमारे समाज में पहले थी। ठीक है, अब नहीं है, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था पहले हमारे समाज में थी। तीसरा, विवाह के संबंध बनाए जाते थे, है ना। अपनी ही जाति में विवाह किया जाता था और जाति के बाहर विवाह को स्वीकार नहीं किया जाता था। ये भी एक प्रमुख व्यवस्था थी हमारे, ठीक है, समाज के अंदर। इसके अलावा फोर्थ में, सामाजिक मेलजोल सीमित किया जाता था। जाति के बाहर के लोगों से के साथ खाना पीना उठना बैठना सीमित था। छुआछूत और भेदभाव व्याप्त था। तो ये भी पुराने समय में अगर देखा जाए तो था। ठीक है, तो ये जो अनटचेबिलिटी है, इस अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में एक आर्टिकल है जो कि हमारे समाज में अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। ठीक है, आर्टिकल 17। ठीक, चलिए, अब समय के साथ साथ जाति व्यवस्था में परिवर्तन आए, लेकिन जातिगत असमानता पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी कई जगह पर जातिगत असमानताएं देखी जाती है, लेकिन पहले के मुकाबले काफी परिवर्तन हमारे समाज में आया है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम जाति और आर्थिक असमानता की, है ना, कास्ट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जाति और आर्थिक स्थिति के बारे में के बीच में जो गहरा संबंध है। ठीक है, जैसे शिक्षा से वंचित रखा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जाति और आर्थिक स्थिति की, तो देखिए शिक्षा से वंचित रखा गया, यानी कई जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, भूमि और संपत्ति से दूर रखा गया था। जमीन और संपत्ति का अधिकार उनको नहीं दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, कम मजदूरी वाले कार्यों तक सीमित रखा गया था। ज्यादातर जातियों को केवल कम मजदूरी और कठिन काम करने पड़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, आगे कहता है फोर्थ पॉइंट, कहता है सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। जाति के आधार पर भेदभाव और अपमान का शोषण सहना पड़ता था। ठीक है, इस कारण आज भी कई सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जाति से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि आज भी बहुत सारी ऐसी असमानताएं जो कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक रूप से जातियों से जुड़ी हुई है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं जाति का राजनीतिक रूप, है ना, पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ कास्ट। ठीक, चलिए, तो वोट बैंक की राजनीति भी बहुत जबरदस्त होती है जातियों के आधार पर। तो देखिए, अगर जाति राजनीति को कई प्रकार से प्रभावित करती है ना, ठीक है, कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स को कई तरीके से प्रभावित करती है। जैसे राजनीतिक दल क्या उम्मीदवारों का चयन करते समय जाति समीकरण को देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब भी कोई राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन करता है तो वो जाति समीकरण को देखकर उसको चुनाव टिकट देते हैं। विभिन्न जातियों के समर्थन की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो भी जाति का उम्मीदवार खड़ा होता है उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी जाति के लोगों को रिझा सके ताकि वो वोट मिल सके उनको। जाति समूहों से राजनीतिक गठबंधन बनाते हैं। लेकिन केवल जाति के आधार पर चुनाव जीतना संभव नहीं होता, क्योंकि एक ही जाति के सभी लोग एक ही राजनीतिक दल को वोट नहीं देते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो केवल जाति के आधार पर चुनाव जीतना संभव नहीं है और संभव होता ही नहीं। ठीक है, साथ ही साथ एक ही जाति के लोग, जो भी जाति के लोग हैं एक जाति के, वो कभी भी एक राजनीतिक दल को वोट नहीं देते। ठीक, चलिए अब आगे बोलता है राजनीतिक जाति को कैसे प्रभावित करती है। पॉलिटिक्स आल्सो इन्फ्लुएंसेस द कास्ट। सिर्फ जाति राजनीति को प्रभावित नहीं करती, बल्कि राजनीति भी जाति को प्रभावित करती है। कैसे? राजनीतिक प्रक्रिया के कारण। ठीक है, विभिन्न जातियां संगठित होती हैं। जाति समूह अपनी मांगे उठाते हैं। पिछड़े और वंचित समूह राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं और सामाजिक न्याय की मांग को मजबूत करते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी जो है वो जातीय व्यवस्था को प्रभावित करती है आज के इस दौर में। ठीक है, क्योंकि जातियां जो है अपने संगठन बनाती है, अपनी सामूहिक मांगे उठाती है। ठीक है, पिछड़े जो वंचित समूह है वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं और सामाजिक न्याय को जो है वो मांग करते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बिंदु है एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिए क्या है कि सामाजिक विविधता जो है वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक चुनौती नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का माध्यम भी हो सकती है। ठीक है, लैंगिक विभाजन मुख्य सामाजिक धारणाओं पर आधारित होती है, जैविक अंतर पर नहीं। ठीक है, लैंगिक विभाजन, श्रम का लैंगिक विभाजन महिलाओं को घरेलू कार्य तक सीमित रखता है। बिल्कुल सही बात है, जो श्रम का लैंगिक विभाजन होता है वो महिलाओं को जो है घरेलू काम तक सीमित करता है और पुरुषों के लिए कहता है कि वो बाहर जाकर काम करते हैं और अपने परिवार के लिए सैलरी आय अर्न करते हैं, कमाते हैं। ठीक, आगे नारीवादी आंदोलन समान अधिकार और अवसरों की मांग करता है। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट होता है वो नारियों के हक की, उनके अधिकारों की बात करते हैं। ठीक,
आगे स्थानीय निकायों में कम से कम 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, जो पंचायत और नगर निगम के चुनाव होते हैं वहां पे महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है वो रिजर्व की गई है, ताकि महिलाएं समाज में अपने आप को आगे बढ़ा सकें और अपनी मुख्य मांगे जो है वो उठा सके समाज के अंदर। सांप्रदायिकता जो है वो धर्म को राजनीति के आधार की बनाने की विचारधारा होती है। सांप्रदायिकता के गंभीर रूप जो होते हैं वो हिंसा, दंगे और नरसंहार तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिकता की जो सोच होती है वो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। आगे कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, क्योंकि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, अपना कोई राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान किसी धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय जो जाति भारतीय समाज में सामाजिक असमानता का महत्वपूर्ण आधार रही है ना। तो जाति और राजनीतिक संबंध जो राजनीति का जो है ये आपस में दो तरफा संबंध होता है। ठीक है, और राजनीतिक जातियां समूह को संगठित करके उनकी मांगों को राजनीतिक रूप प्रदान करती है। ठीक, आगे अगर बात करते हैं जाति और राजनीति की, ठीक है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स की, तो जाति व्यवस्था में जो बदलाव है, क्या चेंज इन द कास्ट सिस्टम। देखिए यहाँ पर क्या है, संविधान ने जाति व्यवस्था में से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने के लिए अनेक नीतियों का आधार तय किया। आधुनिक भारत में जाति प्रथा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। आज भी बहुत से लोग अपनी जाति या कबीलों में विवाह करते हैं और कुछ स्थानों पर छुआछूत की प्रक्रिया दिखाई देती है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया है वे आज भी शिक्षा और आर्थिक स्थिति में पीछे हैं। दूसरी ओर जिन जातियों से में पहले से शिक्षा का प्रचलन था उनका आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में अधिक प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवस्था आज भी हमारी सोसाइटी में समाज में चल रही है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि जाति व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। छुआछूत कानूनी रूप से समाप्त है, लेकिन व्यवहार में कई जगहों पर दिखाई देता है ना। शिक्षा और आर्थिक स्थिति में जातिगत असमानता अभी भी मौजूद है। ठीक, आगे बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो जाति राजनीति को कई तरह से प्रभावित करती है ना। राजनीतिक दल चुनाव में उम्मीदवार तय करते समय जातिगत संरचना को ध्यान में रखते हैं। वे ये देखते हैं कि किसी क्षेत्र में जाति के कितने मतदाता हैं। राजनीतिक दल सरकार बनाते समय विभिन्न जाति और समुदाय के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल और उम्मीदवार जातिगत भावनाओं को समर्थन प्राप्त करने के लिए उकसाते हैं। ठीक है, तो ये भी आजकल राजनीति में देखा जाता है और टिकट देखते समय और राजनीतिक समीकरणों को बहुत ध्यान में रखा जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट में कि जाति केवल राजनीति को प्रभावित नहीं करती है ना। यह मानना सही नहीं है कि भारतीय राजनीति केवल जाति के आधार पर चलती है। किसी भी सांसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों की बहुमत संख्या नहीं होती, इसलिए प्रत्येक पार्टी को कई जाति और समुदायों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता है। किसी पार्टी को किसी जाति के सभी लोगों द्वारा वोट नहीं मिलता। एक ही जाति के अमीर और गरीबों के राजनीतिक हित अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए वे अलग अलग राजनीतिक दलों को वोट दे सकते हैं। ठीक, चलिए आगे है जाति के अंदर राजनीति, है ना। तो देखिए राजनीति केवल जाति को प्रभावित नहीं करती, बल्कि जाति भी राजनीति को प्रभावित करती है ना। राजनीतिक दलों के कारण जातिगत समूहों की पहचान और संगठन में बदलाव आता है। हर जाति अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना चाहती है। पहले जो समूह छोटे और कमजोर माने जाते थे, अब वे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने साथ अन्य जातियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। राजनीति में अखाड़ा और पिछाड़ा जैसी नई जातिगत गोलबंदियां दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर हम जातिगत असमानता की। ठीक है, तो कास्ट इनइक्वालिटीज की, देखिए जाति आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार होता है, क्योंकि जाति के आधार पर लोगों की संसाधनों तक पहुंच अलग अलग रही है। पहले अछूत माने जाने वाले जाति के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि द्विज जाति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। आज ऐसी कानूनी और प्रत्यक्ष असमानता समाप्त हो चुकी है, लेकिन पुराने व्यवस्था का प्रभाव अभी भी दिखाई देता है ना। तो ऐसा जो छोटी जाति थे, जो निम्न जाति के लोग थे, उनको जमीन रखने का अधिकार नहीं हुआ करता था। हालांकि ऐसी प्रथाएं अब समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी उसके कुछ थोड़े बहुत रूप दिखाई देते हैं। ठीक, अब आगे अगर हम बात करते हैं जाति और आर्थिक स्थिति की,
आज हर जाति में अमीर गरीब दोनों लोग पाए जाते हैं। फिर भी राष्ट्र नमूना सर्वेक्षण के अनुसार जाति आज भी आर्थिक स्थिति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दलित और आदिवासी समुदायों की आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर रही है। पिछड़ी जातियों की स्थिति इनके बीच में रही है। ऊंची जातियों के लोगों की औसत आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम जाति की राजनीतिक सकारात्मक प्रभाव, है ना। तो क्या सकारात्मक प्रभाव रहा है जाति का राजनीति में? तो जाति का राजनीति ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को सत्ता और निर्णय प्रक्रिया तक पहुंचने का अवसर दिया। बिल्कुल सही बात है। जो जातिगत राजनीति है इसने कहीं दलित और पिछड़े लोगों को जो है वो सत्ता और निर्णय प्रक्रिया तक पहुंचने का अवसर दिया है। इससे अपने अधिकारों के लिए क्या हो जाएंगे, आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन जातिगत भेदभाव समाप्त करने और सम्मानजनक व्यवहार तथा जमीन जायदाद और अवसरों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि आज जो जातिगत राजनीति है इसने कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को जो सत्ता और निर्णय प्रक्रिया तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया है। तो ये सकारात्मक प्रभाव जो है जाति का जो है राजनीति में दिखा है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं जातिगत राजनीति के नकारात्मक प्रभाव की। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है जातिगत राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है। ठीक, तो केवल जातियों पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इससे गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान हट सकता है। कई बार जातिगत तनाव, संघर्ष और हिंसा को भी बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है। तो जातिवाद होता है कई बार तनाव, संघर्ष और हिंसा को बढ़ावा देता है, जिससे देश की एकता और अखंडता में जो है वो क्या आती है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। ठीक है, तो जहां जातिगत राजनीति के प्रभाव सकारात्मक होते हैं वहीं इसके प्रभाव नकारात्मक भी हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हम भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता की। तो देखिए भारत एक बहुधार्मिक और बहुजातीय देश है। जनगणना के में अगर हम जनगणना में नागरिकों के धर्म से संबंधित जानकारी दर्ज करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिंदू जो लोग हैं उनकी जो परसेंटेज है, जो उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज है वो 79.8% है। मुस्लिम्स जो है वो 14.2% है। ईसाई जो है वो 2.3% है। सिख जो है 1.7% है और अदर जो है वो 2.0% है। तो ये 2011 का आंकड़ा है जो अलग अलग जातियों के बारे में हमें आंकड़ा देता है कि किस जाति का कितना परसेंटेज है आबादी के मामले में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सभी को समान नागरिक जो है अधिकार प्राप्त है। आगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें हम तो देखिए जनगणना में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की अलग से गणना की जाती है। अनुसूचित जातियों में सामान्यतः वे जाति शामिल है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अछूत माना जाता है ना। अनुसूचित जातियों में अनेक आदिवासी समुदाय शामिल होते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या में एससी का हिस्सा जो है वो 16.6% और एसटी का हिस्सा जो है 8.6% है। तो ये जो आंकड़ा है ये 2011 का आंकड़ा है हमारे देश का। ठीक है, जनगणना का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि जो अगर बात करते हैं 2011 की तो 2011 के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि एससी की जो संख्या है वो 16.6% और एसटी जो है वो 8.6% जो है वो उनका रेशियो है भारत की जनसंख्या में। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश होता है। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा बच्चों। अगर हम बात करें स्त्री पुरुष अनुपात की, देखिए जैसे अगर हम मैप्स की अनुसार बात करते हैं, अगर हम मैप के अनुसार बात करते हैं तो अगर हम लिंग अनुपात की बात करें, है ना, लिंग अनुपात की अगर हम बात करें, लिंग अनुपात की बात करें 2011 के अनुसार तो लिंग अनुपात सबसे अधिक जो है वो किस स्टेट में है, वो केरल में है। ठीक है, केरल में अगर हम देखें, केरल में अगर 1000 मेल है तो 1084 जो है वो क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पर लिंग अनुपात 2011 के आंकड़ों के हिसाब से अधिक है। ठीक है, वहीं अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो लिंग अनुपात के मामले में सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं तो वहां पर अगर 1000 लड़के हैं तो 833 जो है वो क्या है, वो लड़कियां हैं। ये 2011 का आंकड़ा है।
ठीक है, तो ये इसमें यही लिंग अनुपात हमें दिखाया हुआ है मानचित्र के अंदर कि किस स्टेट में कितना लिंग अनुपात है। ठीक, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी बच्चों फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरे द्वारा प्रयास किया गया है आपको आसान शब्दों में इस चैप्टर को समझाने का, है ना, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आते आते हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। और बेटा जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।